जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए नामचीन हस्ती को लेके आता हूं, उनके बारे में बताता हूं, उनका क्या योगदान है हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, ये भी बताता हूं। और आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही कि आज मैं पहुंचा हुआ था छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर, और आप सभी को एक ऐसे सशक्त नारी शक्ति की पहचान से मिलाना चाहेंगे जिनका जो काफ़ी चर्चे में है, जो काफ़ी चर्चित हैं बिलासपुर में। मैं इनका नाम जिक्र करना चाहूँगा, स्मृति जैन जी। और आपके स्वागत के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। मैम, आती है जिनकी खुशबू से फिजाओं में रौनक, ऐसे किरदार पर हर दिल को होता है नाज। शिक्षा, संस्कृति और सेवा है आपकी पहचान, आप हमारे बीच में हैं स्मृति जी, ये बहुत ही खास बात है। कदम कदम पर जो समाज को दिशा दे, हर भूमिका में जो प्रेरणा का नाम ले, उनके स्वागत से सजी, आपकी स्वागत से सजी गई मैम आज की महफिल। और दिल से हम कह रहे हैं मैम, तहे दिल से स्वागत है मैम आपका। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, पुनः धन्यवाद मैम आपका। मेरा पहला सवाल यही रहेगा मैम आपसे, आपका जीवन के बारे में जानना चाहेंगे मैम। आपके प्रारंभिक जीवन कहाँ से है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मेरा जन्म स्थान रहा है राजनांदगांव। मैं राजनांदगांव से हूँ और बेसिकली छत्तीसगढ़ की हूँ। मैं छत्तीसगढ़ियन हूँ और मैं वैष्णव समाज से मतलब रही हूँ, और उसके बाद मेरी शादी जैन समाज में हुई, तो इसलिए मैं स्मृति वैष्णव जैन लिखती हूँ। चलिए, ये कंप्लीट नाम बता दिए मैम। जी बिल्कुल। बचपना कहाँ गुजरा, कहाँ मेरा बचपना और मेरा एजुकेशन है वो राजनांदगांव से हुआ है, और उसके बाद आफ्टर मैरिज मैं बिलासपुर आई। शिक्षा कहाँ तक की? शिक्षा मेरा मैं बीकॉम हूँ और डबल एमए हूँ, बीएड हूँ, और कंप्यूटर वगैरह के भी डिप्लोमा कोर्सेज़ वगैरह सब किए हैं मैंने, और एनसीसी वगैरह में भी रही मैं। बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट मैंने ए ग्रेडिंग के साथ पास किए हैं, और आरडीसी कैडेट रही मैं, और स्पोर्ट्स वगैरह में भी काफ़ी इंटरेस्ट रहा मेरा, और फोक डांस वगैरह भी काफ़ी किया मैंने स्कूल कॉलेज टाइम में, उनकी मतलब पार्टिसिपेट किया काफ़ी नेशनल लेवल। फिर ये तो रहा मैम आपका पूरा जीवन के बारे में बताए, फिर राजनीति सफ़र जानना चाहेंगे मैम, राजनीति में कैसे आना हुआ आपका? इससे पहले मैं 8 साल कहना चाहिए मैं न्यूज़ एंकर रही। अच्छा। मीडिया में रही, और 1 साल मैं आकाशवाणी में रही, और 1 साल मैं दूरदर्शन वगैरह में भी रही। तो उसके बाद फिर सब कुछ किया लाइफ में, कंप्लीट लाइफ रही मेरी, और उसके बाद एक राजनीति रह गई थी। बस एक यही बचा हुआ था। लास्ट पार्ट है मतलब राजनीति के? बस लास्ट है, और अब देखते हैं यहाँ कहाँ तक जाते हैं। तो कब से जुड़े हैं राजनीति में? राजनीति में तो काफ़ी टाइम हो गया मेरा, कोरोना काल के बाद से मैं राजनीति में जुड़ी। अच्छा, चलो कि जन सेवा करना है। जी बिल्कुल। तो राजनीति में आप आए मैम, तो भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? भारतीय जनता पार्टी देखिए विश्व की आज सबसे बड़ी पार्टी है, और ईमानदारी से एक ईमानदार सेवा करने वाली पार्टी अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी है। और मैं मोदी जी से काफ़ी प्रभावित हुई। उनको देख करके राजनीति मुझे पसंद नहीं था बिल्कुल भी, पर मोदी जी की जो कार्य प्रणाली है, उनकी सेवा करने का जो तरीका है, और ईमानदारी से मैं राजनीति बहुत अलग तरह से, अलग नज़रिया था मेरा जैसे लोगों का है। पर वाकई में मैं भाजपा को देखती हूँ, भाजपा की कार्यप्रणाली को देखती हूँ, और मोदी जी, अमित शाह जी वगैरह की कार्यप्रणाली को देखती हूँ, और अपने छत्तीसगढ़ के भी कुछ नेताओं को, डॉक्टर रमन सिंह जी हो गए, बृजमोहन अग्रवाल जी हो गए, और भी कई हमारी सीनियर नेताओं को देख करके मेरे को भारतीय जनता पार्टी का अच्छा लगा। ऐसा लगा कि होंगे ना पहले आप? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था, पर हाँ डॉक्टर रमन सिंह जी को मैंने जब जिस न्यूज़ चैनल से मैंने स्टार्ट किया था, वहाँ का मैंने प्रोमो दिया था जब मैं फाइनल ईयर में थी तब। चलो, बहुत सुंदर लगा मैं ये जान के। अच्छा, सबसे खास बात ये जानना चाहेंगे मैम, यहाँ तक पहुँचने में आप अपने आदर्श कहें, प्रेरणा स्रोत कहें, या योगदान किनका रहा, क्या कहना चाहेंगे? राजनीति में देखिए मैं को वैसे कोई लाया नहीं है, मैं खुद से आई राजनीति में, और मैं जाकर के खुद से बोली, अमर अग्रवाल जी से मिली मैं, और जाकर के मैं खुद सामने से गई और मैं बोली कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है, तो इसका क्या प्रोसेस है, क्या इसका मतलब सिस्टम है कि मैं राजनीति से जुड़ सकूं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ठीक है, आप अभी डॉक्टर रमन सिंह जी आएंगे तो उनसे आपकी सदस्यता करवा देंगे करके, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। नहीं, ऐसा कुछ भी फीस वगैरह नहीं लगा। कुछ भी लगा।
नहीं, उस समय ऐसा कुछ भी नहीं लगा, बस मेरे को भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहनाया गया डॉक्टर साहब के द्वारा। अच्छा। और मैंने उनका आशीर्वाद लिया और बस वहीं से राजनीतिक शुरुआत हो गई। वाह भाई, चलो बहुत सुंदर लगा मैम आपका राजनीति सफ़र भी जान के। अच्छा, सबसे खास बात ये मैम, बहुत सारे जैसे अभी आप बताए हॉबी काफ़ी ज़्यादा है आपको, हर हर क्षेत्र में आप जो है आगे हैं। तो अभी वर्तमान समय में रुचि किस में है ज़्यादा आपका, और हॉबी क्या है आपका? मेरी हॉबी अभी फ़िलहाल देखिए, इंसान का जैसे जब वो एजुकेशन में होता है, एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट होता है, तो उसकी हॉबी अलग तरह की होती है। और उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके मतलब जब एक कोई फील्ड पकड़ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हॉबी चेंज हो जाता है। फिर आफ्टर मैरिज आपकी हॉबी फिर चेंज हो जाती है। तो वो सब समय मैं पार कर चुकी हूँ। तो और अभी अब क्या है? मेरी फुल कहना चाहिए हॉबी, फुल इच्छा, सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति है। तो राजनीति में क्या है? बिल्कुल 24 घंटे मैं राजनीति में समर्पित हूँ, बिल्कुल। वाह, चलो बहुत सुंदर है मैम। राजनीति का जिक्र किया मैम, तो राजनीति बहुत प्रकार से होता है, तो आप कौन से बिंदु को मुख्य रूप से देखते हैं? समाज सेवा जैसे? बिल्कुल, राजनीति का दूसरा समानार्थी शब्द मैं कहती हूँ समाज सेवा ही है, जिसका भले ही लोग दिग्भ्रमित करके लोग इधर उधर कुछ कुछ कर रहे हैं आज के समय में, पर राजनीति सही मायने में अगर की जाए तो राजनीति की शुरुआत भी जन सेवा से हुई थी। याद करिए, जब चाणक्य ने मतलब शुरुआत किया था राजनीति का, तो वो जन सेवा की भावना रखते हुए भी ही मतलब उन्होंने एक दिशा लोगों की सेवा करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को एक प्रेरित किया था और मार्गदर्शन दिया था। वाह, चलो बहुत सुंदर है, काफ़ी नॉलेज भी है मैम आपसे। इससे पहले आप बताया मैम न्यूज एंकर भी रहे हैं आप, तो उसके संबंधित एक सवाल है मैम। एक पत्रकार को, नॉर्मल पत्रकार या जैसा भी पत्रकार, आज के समय में उनमें कौन कौन सा खूबियाँ रहना चाहिए, उपलब्धियाँ उनके में, गुण, या उनको कैसा रहना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पत्रकारिता एक हमारे देश में चौथा स्तंभ है, तो उस मतलब उसकी एक मतलब गरिमा को बनाए रखना चाहिए। और पत्रकारिता बहुत ही मतलब ऐसे सेंसिटिव फील्ड है जहां आप किसी को भी उभार सकते हैं और किसी को भी डुबा सकते हैं, इस तरह की जगह है वो। पर तो मैं यही कहूँगी, आज के समय में आप सही खबरों को दिखाइए, सही लोगों को हाईलाइट करिए, और आपका काम बहुत ही समाज के प्रति बहुत ही जिम्मेदार जगह पे आप हैं, ये मान के चलिए आप। तो आपका मतलब फ़र्ज बहुत ही तगड़ा है समाज के प्रति और लोगों के प्रति। बिल्कुल निष्पक्ष रहें, और बहुत ही कहना चाहिए दमदार जगह भी है। चलो बहुत बहुत सुंदर लगा। अच्छा, व्यक्तिगत जुड़े सवाल करना चाहेंगे, परिवार में आपके कौन कौन है अभी वर्तमान समय? परिवार में मेरी 2 बच्चियां हैं प्यारी सी। बड़ी बेटी कॉलेज में है अभी, छोटी बेटी स्कूल कर रही है अभी। अच्छा, एक और मेरे मन में सवाल है मैम, स्मृति वैष्णव जैन, तो इसके बारे में थोड़ा बता देते। देखिए, स्मृति वैष्णव जैन, देखिए मेरा जन्म जिस एक्चुअली मेरी तरफ से कहना चाहिए इंटरकास्ट मैरिज ज़रूर है मेरा। अच्छा। पर मतलब सबकी सहमति से है, तो ऐसा कुछ नहीं। शादी हुआ था, बराबर बारात आया था ऐसा? नहीं, बारात वगैरह तो नहीं आया था, पर हाँ स्वीकृति के साथ, सहमति के साथ परिवार के शादी हुई थी। मैं इस तरह की शादियों में यकीन नहीं करती थी। अच्छा, इंटरकास्ट मैरिज अगर मैं सही नहीं समझती, भले ही मेरी इंटरकास्ट मैरिज है। अच्छा, बट मैं तो आप तो खुश है ना? बिल्कुल मैं खुश हूँ। फिर क्या दिक्कत? चलो बहुत सुंदर है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा मैं आपसे, आप जो है राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर जो है नीति भी किए हैं और छत्तीसगढ़ को प्रेजेंट भी किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस फील्ड में कहेंगे आप? नीति के क्षेत्र में। नीति के क्षेत्र में नृत्य, निबंध, नृत्य। अच्छा, हाँ, नृत्य। देखिए, हर फील्ड का अपना एक अलग तजुर्बा है और अनुभव है ज़िंदगी में, और आपको स्टूडेंट लाइफ में मैं ये कहूँगी कि हर वक्त को जीना चाहिए। जी। आप स्टूडेंट लाइफ को मतलब जीवन में सबसे सुंदर समय होता है। मैं अपने बच्चों को भी ये चीज़ समझाती हूँ कि विद्यार्थी जीवन जो है सबसे सुंदर जीवन है हमारी ज़िंदगी का, तो उसको अच्छे से जिए आप, और हर फील्ड में आप पार्टिसिपेट करिए, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पढ़ाई हो, आप हर जगह, चाहे वो ड्राइंग हो, हर मतलब कला का जो क्षेत्र है, संगीत का जो क्षेत्र है, वो भी जीवन में बहुत मायने रखता है। और ये ही वो समय है जब आप अपने जीवन का मतलब कुछ सीखने में लगाते हैं। बाकी तो आप जब स्कूल कर लेते हैं, फिर कॉलेज में आप अपने कैरियर, अपने भविष्य के लिए सीरियस हो जाते हैं, तो आपको वो समय नहीं मिलता।
तो मेरा ये कहना है कि अपने विद्यार्थी जीवन को ईमानदारी से, बहुत ही अच्छे से, अनुशासन के साथ जिए और ज़िंदगी के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए आप। और कहना चाहिए हर कला का, हर फील्ड का अपना एक महत्व है और ये चीज़ें बाद में समझ में आती है। जैसे मेरे को कई बार मौका पड़ा कि ये सीख लेना चाहिए, उस फील्ड में वो कर लेना चाहिए, पर कुछ किया वहाँ पर बहुत सारा कुछ, हाँ मैं बिल्कुल मानती हूँ। मेरी फैमिली में भी मेरी बहनें बोलती हैं कि तेरी लाइफ गजब की है करके। हर चीज़ हाँ बिल्कुल, मैंने सब कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में और आखिरी पड़ाव मेरी ज़िंदगी का है ये। अभी तो मेरे कैसा लग रहा है कि अभी भी शुरुआत है। खैर मतलब बहुत चीज़ कर रही है। राजनीति में तो ये शुरुआत ही कहूँगी मैं, और किसी भी चीज़ में आप पूरा नहीं कर पाते हैं, आप हमेशा सीखते रहते हैं। आज भी जैसे मेरी शुरुआत मानती हूँ मैं, और मैं अपने सीनियर वरिष्ठ नेताओं से आज भी मैं सीख रही हूँ, संगठन के लोगों से सीख रही हूँ, भाजपा के लोगों से सीख रही हूँ। चलो बहुत सुंदर है। अच्छा एक और सवाल है मैम, मीडिया जगत से ही क्षेत्र से 10 साल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी रहे आप मैम, आकाशवाणी में भी रहे, तो दोनों का आप जो है अनुभव, कार्य अनुभव बताते हैं। दोनों ही अपनी जगह अलग तरह का मेरा अनुभव रहा है कि आज के समय में देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, लोग आप दिखते भी हैं लोगों को, और आज के समय में लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। वो सही है ना, तुरंत का तुरंत आ जाता है। जी हाँ, वो हम भी ज़्यादा तेज़ी से हाईलाइट होते हैं और ख़बरें भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं। और आकाशवाणी का अपना जो एक स्टैंडर्ड है वो आज भी कायम है, और वो कहना चाहिए एयर पे एज़ इट इज़, जैसे आप तुरंत बोल रहे हैं वैसे ही जाता है। तो वहाँ गलती का और दोबारा मौका का कोई दोबारा मौका नहीं मिलता वहाँ पे, यही है। और यहाँ रीटेक हो सकता है। हाँ जी, उसमें रीटेक आपको मिल सकता है, पर वहाँ रीटेक के चांसेस नहीं है। जैसे ज़िंदगी में आप चलते हैं तो कहीं कहीं पे आपको दोबारा उसको सुधारने का मौका नहीं मिलता है, वैसे ही जी, उसमें नहीं रहता बोला जी। चलो बहुत बहुत सुंदर। अच्छा आपके बारे में पढ़े थे, एक और बात पता चला मैम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में थे आप, तो उसके बारे में बताते हैं आप में कौन कौन सा कार्य किया आप उस पर। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आई तो मेरा सबसे पहला पद था ज़िले में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के ज़िले में मुझे पद दिया गया था। तो वहाँ से मैंने शुरुआत किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए काम करने का। तो इसमें देखिए काम तो इसमें इतना विस्तृत रूप में इसका काम है, बहुत ही बड़े स्तर पे इसका काम है, और पूरे देश में मोदी जी ने इसके लिए मतलब बेटी बचाओ के लिए हम देखेंगे कि ट्रकों के पीछे भी और कई जगह मतलब शासकीय स्थानों में भी ये लाइन आप हमेशा देखेंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो ये लोगों के लिए जागृति का ही काम है, जो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मेरी काम की, भारतीय जनता पार्टी में काम की पहली शुरुआत रही है। तो ये मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, और जैसे जो हमको पार्टी की तरफ से जो दिशा निर्देश मिलते थे उसमें तो हमने काम किया ही। उसके अलावा जहाँ पे बच्चियाँ पैदा होती थीं, जन्म लेती थीं, तो वहाँ पर हम एक बच्ची के लिए हम जाते थे वहाँ पे मिलने के लिए, और उस महिला का सम्मान करते थे कि आपने फिर से एक जननी को, आने वाले समय में एक जननी को जन्म दिया है करके। और जिनके यहाँ 2 बेटियाँ होती थी वहाँ हम समझाते थे कि आप उदास ना हो, निराश ना हो, और बिल्कुल ऊपर वाले की देन है ये, है ना। बेटियाँ ही आज के समय में ज़्यादा अच्छी हैं, और रिश्तों को कहना चाहिए सहेजने का काम बेटियां जिस तरह से करती हैं वैसे बेटे नहीं करते। मुझे जो मिला है जीवन में 2 बच्चियां, मैं उनकी कद्र करती हूँ। तो ये है कि मतलब हाँ मेरी दोनों बेटियां हैं, और मतलब जैसे 2 बेटियां हो जाती उनको निराश ना हो, क्योंकि हमारी सरकार भी मतलब आज देखिए कितना कर रही है महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, सुकन्या योजना वगैरह। आप बच्ची को जैसे जन्म देते हैं उस समय भी आपको सरकार पैसे देती है, और उसके बाद उसके पालन पोषण से लेकर के उसके स्कूल की शिक्षा के लिए हर तरह से तो सरकार आज कर रही है। तो इसमें निराशा वाली कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल उस कहना चाहिए नवजात शिशु का स्वागत करिए आप अपने परिवार में, और बिल्कुल गर्व से उसको पालिए, जैसा बेटा है वैसी ही बेटी है। तो ये हम लोगों को मतलब इस चीज़ की शिक्षा देने के लिए और लोगों को जागृति फैलाने के लिए हमने ये काम किया अपनी तरफ से भी। वाह, चलो बहुत सुंदर। अच्छा इससे जुड़े एक सवाल रहेगा मैम, काफ़ी चर्चित सवाल भी है। ऐसे बहुत सारे घटना देखते हैं मैम, हेडलाइन भी लिखा रहता है, एक तरफ लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर वो जो उनके ऊपर जो बलात्कार होता है उस पर क्या कहना चाहेंगे, मतलब वो रोकथाम कैसे हो कि कुछ नया कानून आए इस पर, अगर
कहना चाहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब रुकेगा कैसे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ तो मैं थोड़ा सा बोलूँगी कि गवर्नमेंट तो अपने तरफ से कर ही रही है, प्रशासन तो अपने तरफ से कर ही रही है, पर हम अपने घर में भी बच्चों को अच्छे सही संस्कार दें कि आप कैरियर को कितना महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप समझाएं बच्चों को। और मैं सोचती हूँ कि बच्चियों के लिए खासकर कि शादी से पहले अपने पैर पे खड़े हों, क्योंकि वक्त को, हालात को कोई नहीं जानता कि आगे भविष्य में आपको कौन सा समय देखने को पड़ जाए। तो और हर किसी में वो हिम्मत नहीं होती है कि उस बुरे दौर को, उस संघर्ष के समय को जीत पाएँ। जी बिल्कुल, आत्मनिर्भर बने महिलाएं, लड़कियां अपने जीवन में, और उसके बाद विवाह वगैरह करें। चलो, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत आंसर दिए मैम आप। अच्छा, ये सबसे खास बात ये है मैम, आप जो है भाजपा किसान मोर्चा के जो है सोशल मीडिया प्रभारी है, उसका भूमिका है आप, तो उस पर कैसे कार्य कर रहे हैं आप? देखिए, मैं प्रदेश में जब मुझे लाया गया तो उस समय महिला मोर्चा कहना चाहिए फुल हो गया था। कितने सालों से हैं आप मैं किसान मोर्चा में? स्टार्टिंग में जब मैं आई भारतीय जनता पार्टी में तो मैंने 1.5 साल ज़िले में काम किया, बेटी बचाओ में, और उसके बाद से मैं प्रदेश में हूँ। और तब से किसान मोर्चा में हूँ? जी हाँ, मैं उसके बाद अब जो है, हो सकता है कुछ बदलाव हो। तो उसमें टोटल सोशल मीडिया में पोस्ट डालते रहते हैं वो लोग? हाँ बिल्कुल जी। चलो, बहुत सुंदर है। अच्छा, ये किसान से जुड़ा हुआ सवाल रहेगा मैम, अभी आपकी सरकार है केंद्र में, राज्य में, तो किसान भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं आप? किसान भाइयों के लिए तो इतना हमारे केंद्रीय सरकार ने दे दिया है। अच्छा। और समर्थन मूल्य से लेके सब चीज़ बढ़ गया है। 3100 रुपये मजाक नहीं होता है। जो रेट इनको मिला है अभी इस बार सरकार आने पे, 3100 रुपये प्रति क्विंटल मजाक नहीं है। ये बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, क्योंकि पूरी जो व्यवस्था है वो बहुत प्रभावित होती है इन चीज़ों से, पूरी राज्य की भी और केंद्र की भी आर्थिक व्यवस्था पे प्रभाव पड़ता है। तो इतना करना किसानों के लिए, और बहुत सारी चीज़ें कहना चाहिए, खाद से लेकर के, बीज से लेकर के, सारी जो बेसिक सुविधाएं हैं, मतलब राज्य सरकार तो दे ही रही है, केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा कर रही है किसानों के लिए। मतलब आपके अनुसार किसान खुशहाल है? बोलो। बिल्कुल, बहुत खुश है किसान भी, और महिलाएं तो फिर बहुत ज़्यादा खुश हैं। चलो, अच्छा, एक और सवाल रहेगा मैम, आप जो हिंदू जागरण और धर्म जागरण जैसे संस्थाओं से भी जुड़े हैं, तो इस पर क्या भूमिका, कैसे, कौन सा, जैसे नाम से समझ आ रहे धर्म के प्रति कार्य करते हैं, तो इसमें और कुछ जी? मैं बिल्कुल धर्मांतरण के खिलाफ हूँ, और मैं धर्म जागरण में जब काम करती थी तो मैंने धर्मांतरण के लिए काम किया कि धर्म को परिवर्तन करना, आपका अगर मुराद, आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपकी प्रार्थना पूरी नहीं हो रही है ऊपर वाले से, तो आप धर्म बदल लें। या आर्थिक रूप से आप परेशान हो रहे हैं तो पैसे की लालच में आकर के आप धर्म बदल लें, ये बहुत गलत सोच है। ये आप अपने धर्म में रहिए, जिस धर्म में आपकी मतलब पैदाइश हुई है आप वहीं रहिए, और बिल्कुल इज्जत से, सम्मान के साथ आप जिए। और मैं ये चीज़ बोलूँगी धर्मांतरण कराने वालों को भी, कि आपने कभी देखा है कि हिंदुओं को जा कर के कोई कागज़, पॉम्पलेट या किताब लेकर के जाते हुए कि आप हिंदू बन जाइए, आप हिंदू बन जाइए? पढ़े भले बोल देते हैं, गीता पढ़ो, कभी नहीं। हम दूसरे धर्म के लोगों को कभी नहीं उकसाते कि हमारे धर्म में आप आ जाइए। तो आप क्यों ऐसा करते हैं? आप क्यों उन आर्थिक रूप से परेशान, उन थोड़े से नासमझ, जो पढ़े लिखे भी कई लोग नहीं होते हैं, इस तरह के आर्थिक रूप से भी जो परेशान हैं और जिनकी सोचने समझने की इतनी ये भी नहीं है, परिपक्व नहीं है अज्ञानता के कारण, उन लोगों को आप बहका करके अपने धर्म में लाने का ये किस तरह का प्रयास है आपका? ये नहीं होना चाहिए। और मैंने जिस तरह से धर्म जागरण में ये काम किया और हिंदू जागरण मंच में मैंने लव जिहाद के लिए काम किया, इसलिए हम इस तरह की इसमें काम करते हैं। लव जिहाद को रोकने की कोशिश रहती है हमारी कि ना करें ऐसा। तो इसके लिए देखिए, परिवार में बहुत ज़रूरी है, परिवार के लोगों को, अपने बच्चों को अपने धर्म से जोड़ना, और उनको जिस तरह से अपने परिवार की मतलब जुड़ करके पूजा पाठ में ध्यान देने की बात करना, और साथ में रहना सिखाना परिवार में, और एक दूसरे के साथ स्नेह से जीना, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर। में सबसे खास बात ये अच्छा लगा मैं आपसे जान के कि आर्थिक तंगी के नाम से ये बहुत और स्पष्ट उदाहरण दिया मैम, और मेरे ख्याल से धर्मांतरण के सबसे बड़ा और सबसे सही आंसर भी है, मैं हम कह सकते हैं, क्योंकि जिसके पास आर्थिक तंगी रहेगा उसका माइंड भटकते रहता है, वो कहीं न कहीं अपना नया रास्ता देखते रहे। तो ये बहुत अच्छा लगा मैम, है ना? देखिए, वक्त है, बदलता है, बदलता ज़रूर है समय, हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता है। आप आर्थिक रूप से परेशान हो, चाहे किसी भी तरह से जीवन में परेशान हैं आप, तो जैसे समय बदलता है, आज जो दिन है वो कल नहीं रहता।
तो वैसे ही आपके हालात, आपकी परिस्थितियाँ हमेशा एक सी नहीं रहती है। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा सब्र रखिए अपने जीवन में। वाह, चलो बहुत बहुत सुंदर भाई। जितने धर्मांतरण कर रहे हैं ये अलग से क्लिपिंग डालूंगा मैं, बहुत सुंदर आप बताएं। अच्छा, एक और सवाल रहेगा मैं आपसे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी है। एक महिला होने के नाते, अब भाई आप तो इंटर कास्ट मैरिज भी किए हैं, लेकिन उससे पहले भी या उसके बाद भी या शुरू से जो है, तो सबसे बड़ा चुनौती क्या रहता है महिलाओं के जीवन में? महिलाएं देखिए, आप अपने कास्ट में शादी करिए चाहे इंटर कास्ट करिए, पहले मैं यही बोलूँगी, आप आत्मनिर्भर बनिए। आप अपने पैर पे खड़े होंगे तो आपको किसी तरह का कोई डर नहीं है। आगे आने वाले समय में आप आर्थिक रूप से अगर सबल हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, आश्रित नहीं हैं, तो आपको किसी तरह का कोई डर नहीं है। लेकिन अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं और आप अपने पैर पे नहीं खड़े हैं, आप शिक्षित नहीं हैं, आप किसी पद में नहीं हैं, तो आप इंटरकास्ट करते हैं जैसे, तो आपको कल को समाज को लेकर के परेशानी आ सकती है कि अगर आप किसी तरह की कोई संघर्ष का समय आता है, पति पत्नी में भी जो भी जिस तरह से, या परिवार को लेकर के, तो उस समय आपको समाज आपका साथ नहीं देता है कि आप तो किए हैं, फिर आप खुद संभालिए। कई बार परिवार भी साथ नहीं देता, समाज की तो छोड़िए आप। तो इसलिए आप अपने पैर पे पहले खड़े होइए, आत्मनिर्भर बनिए, और उसके बाद फिर ज़िंदगी है, जो जैसा लिखा है वो तो होना ही है फिर। चलो बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा मैं आपसे बात करके, आपका विचार जान के। एक और व्यक्तिगत सवाल रहेगा मेरा आपसे जुड़ा हुआ, इजाज़त देंगे तो? बिल्कुल। है नहीं, जैसे मैं सिंपल सवाल है, काफ़ी अच्छा पर्सनालिटी है मैं आपका, तो मॉडलिंग या एक्टिंग लाइन कभी चुना की? ये शादी के पहले की बात है। जैसे कि आपने जाना कि मैंने स्पोर्ट्स किया है, मैंने एनसीसी किया है, मैंने आरडीसी किया है, मैं डांस वगैरह में भी, मैं फोक डांस वगैरह में एनसीसी में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ और बाकायदा गोल्ड मेडल भी जीती मैं। वैसे ही ये भी मेरी ज़िंदगी की एक सच्चाई है, और पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी रही मैं, तो हर फील्ड में मैं रही हूँ। मैं नहीं, एक्चुअली क्या है, वहाँ भी मैंने एक समय में बालाजी टेलीफिल्म्स का ऑडिशन दिया था, तो जिसके लिए मेरे को सीरियल के लिए ऑफ़र आया था, पर हमारे यहाँ पे परमिशन नहीं मिला। अच्छा। पिताजी का। और दूसरी चीज़, मतलब मैं एक छोटी शहर से थी, राजनांदगांव से, और आज से 22 साल पहले की ये बात है। तो उस समय हम इतने बोल्ड और इतने फ्री नहीं हुआ करते थे, और मोबाइल का ज़माना नहीं था कि हम अपने परिवार के संपर्क में रह सकें। तो यहाँ से छत्तीसगढ़, राजनांदगांव से बॉम्बे तक का सफ़र अकेले तय करना मेरे को असुरक्षा महसूस हुआ, इसलिए मैं नहीं गई। अच्छा, और दूसरी चीज़, हाँ जी, और मैं मॉडलिंग भी एक समय में मैंने मॉडलिंग भी किया है, पर हाँ, एक अपने सही दायरे में रह करके किया, और उसको मैंने अपना कैरियर नहीं चुना। कैरियर हमेशा मुझे सम्माननीय सा अच्छा लगा। मैं एक्चुअली मेरी इच्छा तो थी आईपीएस बनने की। अच्छा। मैं एक्चुअली मेरी जो स्टेट करना स्पोर्ट्स में और एनसीसी में आरडीसी और बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट करना है, ये सब जो है इसकी तैयारी मेरी आईपीएस ऑफिसर की थी। बट मेरे पिताश्री की डेथ हो जाने के कारण मेरे को थोड़ा सा अपने कहना चाहिए एम्बिशन और कैरियर के लिए, हाँ, मतलब मैं सेल्फिश नहीं हो सकती थी, मुझे परिवार को देख करके चलना था। चलो बहुत बहुत सुंदर लगा। अच्छा, हाइट बता देते हूँ आपका? मेरी हाइट 5'8" है। काफ़ी अच्छा है, बोलो जी, थैंक यू। चलो बहुत सुंदर है। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा। आज आपको पूरा बिलासपुर वासी, क्षेत्रवासी, पूरा छत्तीसगढ़, देश दुनिया के लोग देख रहे हैं, पूरे नारी शक्ति देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उनको मोटिवेशन के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए क्या संदेश कहना चाहेंगे? मैं सबको यही बोलूँगी कि अपना एक ईमानदार प्रयास रखिए, अपने जो भी आपका एम्बिशन है उसके लिए, और कहना चाहिए दूसरों की लकीर मिटाने से बेहतर है आप अपनी लकीर लंबा करिए। ये सबसे मतलब सही आपकी लाइफ के लिए होगा, और जिससे क्या है आपका वक्त भी बर्बाद नहीं होता। आप अपने पे ध्यान दीजिए, आप अपने लिए प्रयास करिए। आप दूसरों के पीछे लग करके अपना समय बर्बाद करते हैं, इसलिए अपनी लकीर बढ़ाइए दूसरों की मिटाने के बजाय। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त बात बताया मैम आप। आदमी अगर अपने ही आप को संवारे, अपने ही आप में फोकस करे तो काफ़ी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत सुंदर लगा मैम। एक और हमारे चैनल का खास कार्यक्रम रहता है मैम, वो सिंपल सवाल है मैम, ये सीज़न 2 है। मैं ये सवाल सब किसी से कर रहा हूँ। सवाल सिंपल यही है मैम, जीवन क्या है? तो आपके अनुसार जीवन की परिभाषा क्या है? देखिए, ये तो अपना अपना अनुभव है। हाँ। अपने अनुभव के आधार पे सब बोलते हैं। मैं एक शब्द में इस चीज़ को बोलूं बिल्कुल, तो पता नहीं सब समझेंगे कि नहीं समझेंगे, पर मेरी ज़िंदगी का अपना एक
सोच है, नज़रिया है। मेरे लिए जीवन संघर्ष रहा। वाह, संघर्ष जीवन है, बस संघर्ष ही जीवन, स्ट्रगल इज लाइफ। स्ट्रगल इज लाइफ। या चलो, बहुत बहुत सुंदर लगा मैम, इतना कीमती समय दिए मैम, और आपके बात किए बहुत ही अच्छा लगा, आपके आज विचार जाने बहुत ही अच्छा लगा मैम। इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः धन्यवाद मैम आपका। तो साथियों, अभी हमारे बीच थे बिलासपुर शहर के सबसे चर्चित सशक्त नारी शक्ति में से एक स्मृति वैष्णव जैन जी। उनके बारे में जाने, उनके विचार आज हमने जाने, उनके जीवन के बारे में जाने, और महिला सशक्तिकरण को लेके जो उनका कार्य कर रहे हैं वो जाने। किसान सोशल मीडिया जो है प्रदेश लेवल की मीडिया प्रभारी भी हैं मैम जो है, और उम्मीद है इंटरव्यू आप सभी को काफ़ी पसंद आया। ये इंटरव्यू जो है आज के नारी शक्ति, आज की युवा पीढ़ी ज़रूर देखें, उनको एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा, और मिलेंगे एक और ऐसे ही सशक्त नारी शक्ति के साथ। तब तक बने रहें टीजीबी मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।